आप सबका स्वागत है डीपीटी हिंदी क्लासेस में। आज हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास विषय के अंतर्गत छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता तथा तारसप्तक के कवियों को याद करने का ट्रिक के बारे में अध्ययन करेंगे, जो हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रिय छात्रगण, आप सबका स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास का जो चौथा काल विभाजन है, जिसका नाम है आधुनिक काल। आधुनिक काल को कई भागों में विभक्त किया गया है, जिसका तीसरा विभाजन है छायावाद। आज हम लोग छायावाद पे चर्चा करेंगे। तो छायावाद में हम लोग छायावाद का अर्थ देखेंगे, छायावाद की परिभाषा देखेंगे, व छायावाद की प्रवृत्तियाँ या विशेषता पर चर्चा करेंगे, और लास्ट में छायावाद के प्रमुख कवि और उन कवियों की रचनाओं पर चर्चा करेंगे। आइए आगे देखते हैं। छायावाद, नामकरण, अर्थ, परिभाषा व प्रवृत्तियाँ, ये टॉपिक हम लोग का है। तो इसमें सबसे पहले हम इसकी भूमिका देख लें। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। ये जो विभाजन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इस पे एक एक पे मैंने वीडियो बना के आपको क्लास में मैंने समझाने का प्रयास किया है। पूरा आदिकाल पे मैंने PDF भी दिया है, मैंने क्लास में समझाया भी है इसको। फिर भक्तिकाल को भी मैंने बहुत समझाया है। भक्तिकाल पे कम से कम 2 हफ्ते का क्लास थी। रीतिकाल पे कम से कम जो है 1 हफ्ते का क्लास था। आज जो आधुनिक काल आपके जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो आधुनिक काल का जो विभाजन है, जिसमें द्विवेदी है, भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, छायावाद है, प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, नई कविता है, सठोत्तरी कविता है। इन विभाजनों में जो तीसरा विभाजन है छायावाद, ये उस पे चर्चा होगी। ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। मैं आपको पूर्व ज्ञान से जोड़ना चाहता हूँ कि आदिकाल की जो समय सीमा है वो संवत 1050 से 1375 मानी जाती है। भक्तिकाल की जो समय सीमा है वो संवत 1375 से 1700 विक्रमी संवत मानी जाती है। ये और रीतिकाल की जो समय सीमा है वो 1700 से लेके 1900 विक्रमी संवत मानी जाती है। और संवत 1900 से आगे के काल को आधुनिक काल माना जाता है। ये शुक्र जी के अनुसार ही मैंने आपको दिया है, कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। अगर बात करें आधुनिक काल को हिंदी कविता के संदर्भ में, तो निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। यहाँ है कि अगर ईस्वी में बात करें तो आधुनिक काल को कई भागों में बांटा जा सकता है। तो कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, सठोत्तरी कविता। अब जो आपके स्क्रीन पे ये समय दिख रहा है, अलग अलग पुस्तकों में आपको अलग अलग ये डिफरेंस दिखेगा, जो इसका समय निर्धारित किया गया है। लेकिन मैं एक पुस्तक है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, मैंने उससे इसको लेके बनाया है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये प्रमाणिकता है, चूँकि NCERT पहले CBSE बोर्ड में पढ़ाई जाती थी पुस्तक, शायद अब नहीं पढ़ाई जाती है, पढ़ाई जाती होगी, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने उसी पुस्तक से बनाया है इसको। भारतेंदु युग का जो समय सीमा है वो 1850 ईस्वी से लेके 1900 ईस्वी तक मानी जाती है। द्विवेदी युग का जो समय है वो 1900 से लेके 1920 ईस्वी मानी जाती है। जो छायावाद का समय है वो 1920 से 1936 ईस्वी मानी जाती है। प्रगतिवाद का जो समय है वो 1936 ईस्वी से लेके 1943 ईस्वी मानी जाती है। प्रयोगवाद का जो समय है वो 1943 ईस्वी से लेके 1952 ईस्वी के समय को हम लोग प्रयोगवाद के नाम से जानते हैं। और जो नई कविता है वह 1952 ईस्वी से लेके 1960 के ईस्वी को हम लोग नई कविता के नाम से जानते हैं। जो साठोत्तरी कविता है वो 1920 के आगे को हम साठोत्तरी कविता के नाम से जानते हैं। अब छायावाद चूँकि हम लोगों को पढ़ना है, विशेष मेन टॉपिक हम लोग का छायावाद है, तो छायावाद पे हम लोग आने से पहले हमने एक भूमिका के रूप में आपको सारी बातें बता दी। अब हमको छायावाद पढ़ना है, तो छायावाद की जो समय सीमा है वो 1920 से लेके 1936 का जो समय है वो छायावाद का समय है। तो अब छायावाद आया कैसे?
तो हिंदी कविता में छायावाद युग जो है वो द्विवेदी युग के बाद आता है। जो हिंदी साहित्य के इतिहास आधुनिक काल का जो विभाजन किया गया, तो आधुनिक काल के विभाजन का जो तीसरा विभाजन है वो छायावाद है, ठीक। और ये द्विवेदी युग के बाद आता है। तो द्विवेदी युग की जो विशेषताएं थीं, जो काव्य की विशेषता थी, उसमें उपदेशात्मक, इतिवृत्तात्मक नीरसता भरी पड़ी थी, जिसका विरोध करके छायावाद का जन्म हुआ। तो छायावाद में कल्पना की प्रधानता थी, श्रृंगारिकता की प्रधानता थी, मानवीकरण की प्रधानता थी, भावान्मुक्त की प्रधानता थी। ये छायावाद की प्रधानता थी। छायावाद, अब चूँकि द्विवेदी के विरोध में छायावाद का जन्म हो गया, ठीक है। अब छायावाद का नामकरण पे हम लोग चर्चा कर लें। तो मुकुटधर पांडे ने श्री शारदा पत्रिका में एक निबंध प्रकाशित किया, जिस निबंध में उन्होंने छायावाद शब्द का प्रयोग किया। ये पूछा जाता है कि सबसे पहले छायावाद शब्द का प्रयोग किसने किया, तो मुकुटधर पांडे का नाम आता है। छायावाद ने हिंदी में खड़ी बोली कविता को पूर्णतः प्रतिष्ठित कर दिया। इसके बाद ब्रजभाषा हिंदी काव्य धारा से बाहर हो गई। छायावाद में ही हिंदी खड़ी बोली जो है पूर्णतः प्रतिष्ठित हो गई। चूँकि हम जानते हैं कि भक्तिकाल और रीतिकाल तक पूरी कविता का जो मेन केंद्र बिंदु में था वो ब्रजभाषा ही था। आज ब्रज एक बोली बन के रह गई है, लेकिन एक समय था मध्यकाल में कि ब्रज एक भाषा के रूप में, प्रतिष्ठित भाषा के रूप में जो जानी जाती थी। लेकिन छायावाद, चूँकि भारतेंदु युग के समय से ही खड़ी बोली की शुरुआत हो गई धीरे धीरे, छायावाद तक आते आते खड़ी बोली ने इतना अपने आप को प्रतिष्ठित कर लिया कि ब्रज को सीधा, माने ब्रज को बाहर ही कर दिया जो है। इससे हिंदी में नए शब्द, प्रतीक तथा प्रतिबिंब दिए। इसके प्रभाव से इस दौर की गद्य की भाषा भी समृद्ध हुई। आधुनिक हिंदी काव्य में छायावाद को साहित्य खड़ी बोली का स्वर्ण युग कहा जाता है। ऐसे अगर संपूर्ण हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग अगर कहें तो हम कहते हैं भक्ति काल को स्वर्ण युग कह देते हैं। और स्वर्ण युग नाम जो है जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया था, आप लोग पढ़े होंगे, मैंने वीडियो के माध्यम से दिया भी था। लेकिन अगर साहित्य खड़ी बोली का अगर स्वर्ण युग कहा जाए तो साहित्य खड़ी बोली का जो है स्वर्ण युग छायावाद को कहा जा सकता है। यह युग साहित्य के क्षेत्र में एक क्रांति था, जिसमें कला पक्ष तथा भाव पक्ष दोनों दृष्टि से जो है उत्कर्ष या चरम दिखता है। सन 1920 से 1936 तक के काव्य को छायावाद कहा जा सकता है या छायावाद कहा जाता है। ये आपके लिए बहुत, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसमें इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो मुकुटधर पांडे ने किया, शारदा नामक पत्रिका में किया। और जो है आधुनिक काल है, आधुनिक काल का जो तीसरा विभाजन है छायावाद, छायावाद को ही जो है हम साहित्य खड़ी बोली का स्वर्ण युग कहते हैं। और 1920 और 1936 के समय को हम लोग छायावाद के नाम से जानते हैं। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। आते हैं छायावाद का अर्थ देख लें। छायावाद का अर्थ क्या है, तो छायावाद के अर्थ को लेकर विद्वानों में अलग अलग विद्वानों का अपना अलग अलग मत है। इसमें एक मत कोई नहीं है, अलग अलग विद्वानों का अपना अलग अलग मत है। आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि छायावाद का संबंध रहस्यवाद और विशेष काव्य शैली से मानते हैं या जोड़ते हैं। कौन? शुक्ल जी। माने छायावाद का संबंध रहस्यवाद या विशेष शैली से जोड़ते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा भी छायावाद को रहस्यवाद से जोड़ते हैं। कहते हैं, राम कुमार वर्मा जी कहते हैं कि जब परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, यही छायावाद है। ये बात कौन कहता है? तो राम कुमार वर्मा कहते हैं कि परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, यह वही पे जो है छायावाद है। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही छायावाद है। डॉक्टर नागेंद्र की जो संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें शुक्ल जी, वो उसमें नागेंद्र जी कहते हैं कि जो है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही छायावाद है।
अब छायावादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या विशेषता पे हम लोग चर्चा कर लें तो छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या विशेषता ऐसे है। इस पे जो है व्यक्तिवाद की प्रधानता है, मानवतावाद की प्रधानता है, प्रकृति चित्रण है, श्रृंगारिकता की प्रधानता है, रहस्यवाद की प्रधानता है, स्वच्छंदतावाद की प्रधानता है, वेदना व निराशा है, नारी प्रेम और सौंदर्य का चित्रण किया गया है। इसमें इसकी विशेषता है स्वतंत्रता, देश प्रेम एवं राष्ट्रीय भावना से प्रेरित है छायावाद। आदर्शवाद की प्रधानता है, प्रतीकात्मकता की प्रधानता है, चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली का प्रयोग किया गया है, मुक्त छंदों का भी प्रयोग किया गया है। प्रिय विद्यार्थी, ये परीक्षा में पूछा जाता है कि छायावाद की दो प्रवृत्तियों का उल्लेख करिए या छायावाद की दो विशेषता का उल्लेख करिए या दो विशेषता लिखिए। ये अब जब आप अंशाल पेपर उठाएंगे तो आप देखेंगे कि 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम में लगातार ये रिपीटेड करके हर साल ये क्वेश्चन आता है। आप जानते हैं कि पेपर एक सेट तो बनता नहीं है, 8 सेट 9 सेट पेपर बनता है। किसी न किसी सेट में ये सवाल रहता ही रहता है। हो सकता है कि जिस सेट में आपके ज़िले में आप हैं, जिस ज़िले में आपका पेपर आ रहा उसमें ये क्वेश्चन हो, तो आप इन्हें अच्छे से याद करने का प्रयास कर लीजिएगा। कोई दो प्रवृत्तियां लिख देंगे, आपका 2 नंबर रखा हुआ है, कटेगा नहीं। एक बार और देखिए छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या क्या हैं। तो छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं व्यक्तिवाद की प्रधानता, मानवतावाद, प्रकृति चित्रण, श्रृंगारिकता, रहस्यवाद, स्वच्छंदतावाद, वेदना व निराशा, नारी प्रेम और सौंदर्य चित्रण, स्वतंत्रता, देश प्रेम एवं राष्ट्रीय भावना, आदर्शवाद, प्रतीकात्मकता, चित्रात्मक भाषा व लाक्षणिक पदावली, मुक्त छंदों का प्रयोग। ये है छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या छायावाद की प्रमुख विशेषताएं। आप सबका स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने छायावाद का अर्थ, परिभाषा और प्रवृत्तियों पे चर्चा किया था, आज हम छायावाद के जो कवि हैं, प्रमुख कवि हैं, जो अन्य कवि हैं और उनकी रचनाओं पे चर्चा करेंगे। आइए हम देखते हैं छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ। तो छायावाद के जो 4 प्रमुख स्तंभ हैं उनमें पहला नाम आता है जयशंकर प्रसाद का, दूसरा नाम आता है सुमित्रानंदन पंत का, तीसरा जो नाम आता है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, और जो चौथा नाम आता है वो नाम है महादेवी वर्मा का। ये 4 स्तंभ हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। आइए आगे देखते हैं। ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये फ़ोटो जो है जयशंकर प्रसाद की है। जयशंकर प्रसाद का जो जन्म है 30 जनवरी 1889 ईस्वी वाराणसी में हुआ था। इनकी मृत्यु जो है 15 नवंबर 1937 वाराणसी में हुआ था। अब इनकी रचनाओं पे चर्चा करें तो जयशंकर प्रसाद की जो रचना है वो रचना है चित्राधार, जो ब्रज भाषा में रचित कविताएं हैं। दूसरी इनकी रचना है कानन कुसुम, तीसरी इनकी रचना है महाराणा का महत्व, फिर करुणालय है, फिर झरना है, फिर आंसू है, लहर है, कामायनी है। ये कामायनी जयशंकर प्रसाद का एक महाकाव्य है जो 15 सर्गों में विभक्त है और यह 1935 की रचना है। कहीं आपको 1935 मिलेगा, कहीं आपको 1936 मिलेगा कामायनी का प्रकाशन में। कई किताबों में अलग अलग तिथि दी गई है, लेकिन 1935 में कामायनी का प्रकाशन होता है और यह 15 सर्गों में विभक्त है। इसके बाद से ये सुमित्रानंदन पंत आते हैं। सुमित्रानंदन पंत का जन्म जो है 30 मई 1900 ईस्वी कौसानी में हुआ था। मृत्यु इनकी जो है 28 दिसंबर 1977 प्रयागराज में हुआ था। अब पंत जी की कुछ प्रमुख रचनाओं पे चर्चा कर लें तो सुमित्रानंदन पंत की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो ऐसे हैं। इनकी रचना है वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगांतर, शिल्पी, प्रतिमा, बाणी, चिदंबरा और काला और बूढ़ा चाँद।
चिदम्बरा पे इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और काला और बूढ़ा चाँद पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। लोकायतन इनका एक महाकाव्य है सुमित्रानंदन पंत का। अब आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 21 फरवरी 1896 ईस्वी में मेदिनीपुर में हुआ था। इनकी मृत्यु जो है 15 अक्टूबर 1961 प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाओं पे चर्चा कर लें तो सुमित्रानंदन पंत की प्रमुख रचनाएं ऐसे हैं: अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, आराधना, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, नयपत्ते, बेला, अर्चना। ये प्रमुख रचनाएं हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। इसके बाद आते हैं महादेवी वर्मा। ये आधुनिक युग की मीरा के नाम से संबोधित किया जाता है कवित्री महादेवी वर्मा को। इनका जन्म जो है 26 मार्च 1907 ईस्वी को इनका जन्म होता है। इनकी मृत्यु जो है 11 सितंबर 1987 को इनकी मृत्यु होती है। कवित्री महादेवी वर्मा, आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा। इनकी प्रमुख रचनाएं कुछ ऐसे हैं: रश्मि, निहार, निर्जा, सांध्य गीत, दीप शिखा और यामा। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब आते हैं छायावाद के जो अन्य कवि हैं, छायावाद के अन्य कवियों की हम चर्चा कर लें तो छायावाद के अन्य कवि में आते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हरि कृष्ण प्रेमी, जानकी वल्लभ शास्त्री, भगवती चरण वर्मा, उदय शंकर भट्ट, नरेंद्र शर्मा, रमाश्वर शुक्ल अंचल। ये लोग छायावाद के ही कवि हैं। लेकिन छायावाद के जो 4 प्रमुख स्तंभ हैं वो 4 प्रमुख स्तंभों में इनकी गिनती नहीं होती है। छायावाद पूर्णतः जो है पंत, प्रसाद, निराला और वर्मा के इर्द गिर्द में ही घूम के रह जाती है। अन्य कवि छायावाद में तो छायावाद का जो 1920 और 1936 का जो समय है, ऐसा नहीं है कि पंत प्रसाद निराला वर्मा ही रहे, और भी कवि रहे। लेकिन पंत प्रसाद निराला और वर्मा की जो कविताएं थीं वो पूर्णतः छायावाद में छाई हुई है जो है। आगे अब देखते हैं छायावाद की याद रखने योग्य कुछ विशेष बातें। छायावाद की क्या कुछ विशेष बातें हैं उन पे हम चर्चा कर लें। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आइए अब छायावाद में जो एक कामायनी एक महाकाव्य है जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा रचना किया गया है, जो 15 सर्ग में विभक्त है। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि कामायनी जयशंकर प्रसाद की एक महाकाव्य है जो 15 सर्गों में विभक्त है। मैंने बताया था आपको पहले। दूसरा, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, तुलसीदास, निराला जी की छायावाद की एक लंबी कविता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लंबी कविताओं की जो सूची आती है तो 3 आती है उसमें, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति और तुलसीदास। ये छायावाद की 3 लंबी कविताएं हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पंत की रचना पल्लव छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। पल्लव को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। निराला को क्रांतिकारी विद्रोही कवि के नाम से जाना जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हम विद्रोही कवि या क्रांतिकारी कवि के नाम से जानते हैं। महादेवी वर्मा को हम आधुनिक युग की मीरा कहते हैं। ये प्रश्न बनता है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं, तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहते हैं। परीक्षा में यह भी सवाल पूछा जाता है कि छायावाद का मैनिफेस्टो किसे कहते हैं, तो छायावाद का मैनिफेस्टो पल्लव को, काव्य संग्रह को कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। छायावाद के बृहत्त्रयी कवि में, माने बड़े कवि में 3 लोगों की गिनती होती है, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये छायावाद के बड़े कवि, बृहत्त्रयी कवि में इनकी गिनती होती है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।
ये छायावाद के बृहत्त्रयी कवि में गिनती होती है। छायावाद के लघुत्रयी कवि में जो नाम आता है वो महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा, ये 3 वर्मा लोग आते हैं छायावाद के लघुत्रयी कवि में। अब देख लेते हैं छायावाद के जो प्रमुख कवि और उनके नाम, छायावाद के जो कवि हैं और उनके उपनाम में क्या क्या दिया गया है। हम जयशंकर प्रसाद को ब्रह्मा की उपमा देते हैं, सुमित्रानंदन पंत को विष्णु की उपमा देते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हम शंकर की उपमा देते हैं। ये पंत प्रसाद निराला जो है एक ब्रह्मा माने सृष्टि के रचनाकार हैं, विष्णु जो है वो पालन करता है और शंकर जो है संहार करता है। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश जयशंकर प्रसाद को ब्रह्मा कहा जाता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को शंकर कहा जाता है और सुमित्रानंदन पंत को विष्णु कहा जाता है। ये रहा जयशंकर छायावाद की प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, छायावाद के कुछ याद रखने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बातें। आज हम लोग छायावाद समाप्त किए। कल हम लोग पढ़ेंगे प्रगतिवाद की परिभाषा, प्रगतिवाद की विशेषता और प्रगतिवाद के प्रमुख कवि और उनकी प्रमुख छात्रगण, आप सबका स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग प्रगतिवादी काव्यधारा विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले मैं निवेदन करूंगा कि वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। बोर्ड एग्ज़ाम या प्रतियोगी परीक्षा में जो प्रगतिवादी काव्यधारा से सवाल बनते हैं उन सारे सवालों का संग्रह इस वीडियो में किया गया है। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आइए शुरू करते हैं। प्रगतिवाद हिंदी साहित्य में 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी के बीच के काल को प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। हिंदी में प्रगतिवाद का आरंभ प्रगतिशील लेखक संघ द्वारा 1936 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित उस अधिवेशन से है जिसकी अध्यक्षता प्रेमचंद्र ने की थी। अपने अध्यक्षीय संबोधन में प्रेमचंद्र जी कहते हैं कि साहित्य का उद्देश्य दबे कुचले हुए वर्ग की मुक्ति का होना चाहिए। प्रगतिवाद वास्तव में छायावाद की प्रतिक्रिया है। छायावाद जहां कल्पना पर बल देता था, वहीं प्रगतिवाद यथार्थ का चित्रण करता है। संक्षिप्त में कहा जा सकता है कि राजनीति के क्षेत्र में जो साम्यवाद है, सामाजिक क्षेत्र व समाजवाद, दर्शन के क्षेत्र में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और साहित्य के क्षेत्र में वह प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां या प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषताएं। पहली विशेषता है शोषकों के प्रति घृणा, शोषितों का करुणागान, क्रांति की भावना, सामाजिक जीवन का चित्रण, रूढ़ियों का विरोध, नारी चित्रण, मानवतावाद, विश्व समस्याओं का चित्रण। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। पहले कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, जिनकी समय सीमा है 1908 ईस्वी से 1974 ईस्वी। रामधारी सिंह दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवादी चेतना दोनों विद्यमान है। रामधारी सिंह दिनकर को समय सूर्य तथा अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। दिनकर ने मैथिलीशरण गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टिक राष्ट्र कवि ही माना है। दिनकर को उर्वशी महाकाव्य के लिए 1972 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। इसे गीत नाट्य भी माना जाता है। उर्वशी को गीत नाट्य भी माना जाता है। दिनकर की प्रमुख कृतियां निम्नलिखित हैं। आपके स्क्रीन पे दिनकर की जो रचना दिख रही है, ये सारी रचनाएं काल क्रमानुसार व्यवस्थित की गई हैं। पहली रचना है रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रश्मिरथी, नीलकुसुम, दिल्ली, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मा की आंखें, हारे को हरिनाम, धूप और धुआं,
नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू। ये सारी रचना कालक्रमानुसार है। प्रतियोगी परीक्षा में कालक्रमानुसार मिलाने के लिए ये सवाल बनते हैं, उसी के हिसाब से ये व्यवस्थित की गई है। अगले कवि हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। रचना है कंकुम, अपलक, रश्मि रेखा, कुआसी। अगले कवि हैं जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद। रचना है बलिपत के गीत, भूमि की अनुभूति, पंखुड़ियाँ। अगले कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। समय सीमा है 1911 से सन 2000 ईस्वी। केदारनाथ अग्रवाल अपनी काव्य यात्रा के आरंभिक दौर में बालेंदु उपनाम से रचनाएं करते थे। तब वे ब्रज भाषा में कवित्त सवैया छंद लिखते थे। केदारनाथ अग्रवाल ने देश विदेश के तमाम कवियों की कविताओं का अनुवाद देश विदेश की कविताएं शीर्षक से किया। केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं, ये सारी रचनाएं कालक्रमानुसार व्यवस्थित की गई हैं। पहली रचना है युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, गुल मेहदी, पंख और पतवार, बम्बई का रक्त स्नान, हे मेरी तुम, मार प्यार थापे, कहें केदार, खरी खरी, अपूर्णा, बोले बोल अबोल, आत्मगंध, पुष्पदीप, बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगले कवि हैं नागार्जुन, जिनकी समय सीमा है 1910 से 1998 ईस्वी। नागार्जुन का पहला साहित्यिक उपनाम यात्री था। संस्कृत और मैथिली में ये यात्री नाम से कविताएं लिखते थे। नागार्जुन की खड़ी बोली में सर्वप्रथम प्रकाशित रचना राम के प्रति, जो 1935 ईस्वी में लाहौर से निकलने वाली साप्ताहिक पत्रिका विश्वबंधु में छपी थी। इसमें से सवाल बनता है कि नागार्जुन की खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है, तो राम के प्रति है। कब प्रकाशित हुई, तो 1935 में प्रकाशित हुई। कहाँ से प्रकाशित हुई, तो लाहौर से निकलने वाली साप्ताहिक पत्रिका में छपी थी। उस पत्रिका का क्या नाम था, तो पत्रिका का नाम था विश्वबंधु पत्रिका। नागार्जुन कृत नागार्जुन ने मैथिली भाषा में पत्रहीन नग्न गाछ शीर्षक से काव्य लिखा। इसमें 52 कविताएं संकलित थी। इन कृतियों पर सन 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आपको बता दूं कि नागार्जुन को हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है। नागार्जुन को मैथिली भाषा में, जिनकी रचना है पत्रहीन नग्न गाछ, पर साहित्य अकादमी मिला। नागार्जुन कृत भस्मांकुर एक खंड काव्य है जो बरबय छंद में लिखा गया है। नागार्जुन ने अपनी कविता प्रीति हिंसा ही अस्थाई भाव है के संदर्भ में लिखते हैं। यह तो नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है। नागार्जुन की रचनाएं कालक्रमानुसार आपके स्क्रीन पे हैं। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर, तालाब की मछलियाँ, तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस। नागार्जुन को राजनीतिक कवि के रूप में भी जाना जाता है। इनकी कविताएं निम्नलिखित हैं। नागार्जुन राजनीति से ज़्यादा प्रभावित थे, राजनीतिक कवि भी कहा जाता है। तो राजनीति से प्रभावित होने वाली कविताएं कौन कौन सी हैं, उसकी सूची है। बादल को घिरते देखा है, पाषाणी, सिंदूर तिलक भाल, तुम्हारी दंत्रित मुस्कान, 5 पूत भारत माता के, कालिदास, हरिजन गाथा, अकाल और उसके बाद। ये नागार्जुन की कुछ रचनाएं हैं जो राजनीति से प्रभावित हैं।
इस रचनाओं के आधार पे नागार्जुन को राजनीतिक कवि भी कहा जाता है। नागार्जुन को प्रगतिवाद का सलाका पुरुष भी कहा जाता है। नागार्जुन को प्रगतिवाद का सलाका पुरुष भी कहा जाता है। अगले कवि हैं रांगेय राघव। समय सीमा है 1923 ईस्वी से 1962 ईस्वी। रचना है अजय खंडहर, मेधावी, पंचाली, राह के दीपक, पिघलते पत्थर। अगले कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। समय सीमा है 1915 से लेके 2002 ईस्वी। रचना है हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सृजन, विश्वास बदलता ही गया, बिंध हिमालय, मिट्टी की बारात, बाड़ी की व्यथा। शिवमंगल सिंह सुमन की प्रसिद्ध कविताएं निम्न हैं। गुनिया का यमन, कलकत्ते का अकाल, चल रही कुदाली। ये इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। अगले कवि हैं त्रिलोचन। इनकी समय सीमा है 1917 से 2007 ईस्वी। मुक्तिबोध ने त्रिलोचन को अवध का किसान कहा है। यह परीक्षा में सवाल बनता है कि त्रिलोचन को अवध का किसान किसने कहा है, तो मुक्तिबोध ने कहा है। यह भी सवाल बनता है कि अवध का किसान किसे कहते हैं, तो त्रिलोचन को कहते हैं। अमोला त्रिलोचन जी की अवधी काव्य कृति है। 1990 में प्रकाशित इस कृति में 2700 बरबय संग्रहित है। हिंदी में सानेट लिखने के लिए त्रिलोचन शास्त्री प्रसिद्ध हैं। त्रिलोचन शास्त्री की रचनाएं काल क्रमानुसार आपकी स्क्रीन पे हैं। ये सारी रचनाएं जो है काल क्रमानुसार व्यवस्थित की गई। प्रिय छात्रगण, आप सबका स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग प्रयोगवादी काव्यधारा विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। परीक्षा की दृष्टि से यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। प्रयोगवाद। प्रयोगवाद हिंदी कविता की वह धारा थी जिसमें प्रयोग को केंद्रीय महत्व दिया गया है। प्रयोग को केंद्रीय महत्व दिया गया। प्रयोगवाद के कवियों में हम सर्वप्रथम तारसप्तक के कवियों को गिनते हैं और इसके प्रवर्तक कवि सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय हैं। तारसप्तक के जनक जो हैं अज्ञेय जी हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है कि तारसप्तक की प्रकाशन कब हुआ, तो प्रकाशन अभी आगे हम बताते हैं। तारसप्तक के प्रवर्तक कौन हैं, तो तारसप्तक के प्रवर्तक जो है अज्ञेय जी हैं। और तारसप्तक का प्रकाशन कब होता है, तो तारसप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ। इसमें 7 कवियों को शामिल किया गया था। इसी 7 कवियों का शामिल किया जाने के कारण इसका नाम जो है तारसप्तक रखा गया। 7 कवियों की सूची बनाई गई, इसीलिए इसके नाम जो है तारसप्तक रखा गया। अज्ञेय ने इन कवियों को नए राहों का अन्वेषी कहा था। ये पूछा जाता है सवाल कि नए राहों का अन्वेषी किसने कहा था, तो अज्ञेय जी ने कहा था। ये किसी मंजिल पर पहुँचे हुए नहीं थे, बल्कि अभी पथ के अन्वेषक हैं। इसी संदर्भ में अज्ञेय ने प्रयोग शब्द का प्रयोग किया, जहाँ से प्रयोगवाद की उत्पत्ति मानी जाती है या स्वीकार की जाती है। आइए देखते हैं आगे अब प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषताएं या प्रयोगवादी काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं। आपके स्क्रीन पे प्रयोगवादी काव्यधारा की कुछ प्रमुख विशेषताएं दिख रही हैं, जिसमें पहली विशेषता है अति यथार्थवादिता, बौद्धिकता की अतिशयता, वाद व विचारधारा का विरोध, नवीन उपमानों का प्रयोग,
निराशावाद, साहस और जोखिम, व्यापक अनास्था की भावना, क्षणवाद, सामाजिक यथार्थ की भावना, नग्न यथार्थ, अहमवादी व्यक्तित्ववाद, ये प्रयोगवाद की कुछ प्रमुख विशेषता है। ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्ज़ाम में सवाल बनता है कि प्रयोगवाद की किन्हीं दो विशेषताओं या प्रयोगवाद की दो प्रवृत्तियों का उल्लेख करिए। 2 नंबर का सवाल बोर्ड एग्ज़ाम में आता है। कंपटीशन में भी नेट या जो टेट सीटेट या जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन परीक्षाओं में भी ये सवाल बनते हैं कि प्रयोगवाद 4 विकल्प दिया रहता है, उन विकल्पों में छांटना होता है कौन इसमें से प्रयोगवाद का जो है प्रवृत्ति है, कौन प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है। इसे आप अच्छे से याद करिएगा। आइए अब आगे हम चर्चा करते हैं प्रयोगवाद व प्रगतिवाद में क्या अंतर है, मुख्य अंतर क्या है। प्रगतिवादी काव्यधारा व प्रयोगवादी काव्यधारा में क्या अंतर है, यह अंतर अगर हम जान लेंगे तो प्रयोगवाद को भी हम अलग कर सकते हैं और प्रगतिवाद को भी हम अलग कर सकते हैं। दोनों कालखंडों में क्या विशेष अंतर रहा है, उस अंतर पे एक बार हम चर्चा कर ले। आइए शुरू करते हैं। प्रयोगवादी कविता में शोषित वर्ग, निम्न वर्ग को केंद्र में रखा गया था। जो प्रगतिवाद था, प्रगतिवाद की विशेषता जब हम पढ़े थे वहाँ पढ़े थे हम लोग कि शोषित वर्ग या निम्न वर्ग को केंद्र में रखा गया था। जबकि प्रयोगवाद में स्वयं के जिए हुए यथार्थ का चित्रण किया गया। प्रगतिवाद जहाँ पे शोषित वर्ग और निम्न वर्ग को केंद्र में रखा, वहीं पे प्रयोगवाद ने स्वयं के जिए हुए यथार्थ का चित्रण किया। प्रगतिवादी कविता विचारधारा को महत्व देती है, जबकि प्रयोगवादी काव्यधारा अनुभव के महत्व पे जोर देती है। प्रगतिवादी कविता में सामाजिक भावना की प्रधानता दिखाई देती है, जबकि प्रयोगवादी कविता में व्यक्तिगत भावना की प्रधानता दिखाई देती है। प्रयोगवादी कविता में विषय वस्तु को अधिक महत्व दिया गया, जबकि प्रयोगवादी कविता में कलात्मकता को अधिक महत्व दिया गया। ये 4 मैंने आपको आपके सामने स्क्रीन पे मैंने दिया है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा जो ग्रीन जो हरे कलर में जो लिखा गया है वो जो है प्रयोगवादी काव्यधारा की विशेषता है, और जो कलर में है रेड में है, स्काई ब्लू में है, ये सारी प्रवृत्तियाँ जो है प्रगतिवाद की है। मैंने थोड़ा सा कलर चेंज कर दिया है ताकि आपको समझने में दिक्कत न हो। इस तरीके से आज हम लोगों ने प्रयोगवाद को समझने का प्रयास किया और प्रयोगवाद की हम लोगों ने विशेषता देखी। फिर प्रयोगवाद और प्रगतिवाद में क्या अंतर है हम लोगों ने अंतर देखा। चैनल को आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। अपना जो महत्वपूर्ण सुझाव होगा उस सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा। कल की वीडियो में हम आपको तार सप्तक बताएंगे और तार सप्तक को हम जो है याद करने का एक ट्रिक भी देंगे, कैसे उसको याद किया जाए। उसके बाद फिर हम जो है तार सप्तक के जो कवि हैं उन कवियों की रचनाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे और उन रचनाओं को याद करने का भी हम आपको एक तरीका बताएंगे, कैसे उन रचनाओं को याद किया जाए उसका भी आपको मैं ट्रिक दूंगा। आज के लिए आप सबका स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हिंदी साहित्य में 4 तार सप्तक प्रकाशित हुए हैं। उन चारों तार सप्तक के कवियों को याद करने का ट्रिक मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दे रहा हूँ। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपना महत्वपूर्ण सुझाव जरूर हमें दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं तार सप्तक।
तारसप्तक एक काव्य संग्रह है। अज्ञेय द्वारा 1943 ईस्वी में नई कविताओं के प्रणय हेतु 7 कवियों का एक मंडल बनाकर तार सप्तक का संकलन एवं संपादन किया गया। हिंदी में 4 सप्तक प्रकाशित हुए हैं। ये आपके स्क्रीन पे तार सप्तक 1943, द्वितीय सप्तक 1951, तृतीय सप्तक 1959, चतुर्थ सप्तक 1979 ईस्वी। एक मैंने आपको एक स्लाइड के माध्यम से आपको स्क्रीन पे दिया है। तार सप्तक के जो 7 कवि हैं, द्वितीय सप्तक के 7 कवि हैं, तृतीय सप्तक के 7 कवि, चौथे सप्तक के 7 कवियों का नाम दिया हुआ है। आप सप्तक के कवियों का नाम इधर उधर किताब में खोजते हैं। मैंने आपको एक स्लाइड के माध्यम से स्क्रीन पे दिया है, आप इसे नोट कर लें, याद कर लें। सप्तक दिया हुआ है, सप्तक का ईस्वी दिया हुआ है और किस सप्तक के कौन से कवि हैं पूरा आपको पूरा बाकायदा दिया गया है। मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। तार सप्तक 1943 ईस्वी, ये इसके अंदर जो 7 कवि हैं, पहले कवि हैं अज्ञेय, मुक्तिबोध, नैमित चंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल। दूसरा सप्तक जिसका प्रकाशन 1951 ईस्वी में हुआ था, इसके जो कवि हैं 7 कवियों में जो पहले कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह हैं, हरि नारायण व्यास हैं, भवानी प्रसाद मिश्र हैं, रघुवीर सहाय हैं, शकुंतला माथुर हैं, नरेश मेहता हैं, धर्मवीर भारती हैं। तीसरा सप्तक जो आपको ऊपर दिख रहा है 1959 ईस्वी, इसके पहले कवि हैं केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, विजयदेव नारायण शाही, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन बादशाहन। चौथे सप्तक जिसका प्रकाशन हुआ था 1979 ईस्वी, इसके पहले कवि हैं श्री राम वर्मा, अवधेश कुमार, राजकुमार। चौथे हैं सुमन राजे, 5वें हैं राजेंद्र किशोर, 6वें हैं स्वदेश भारती, 7वें हैं नंद किशोर आचार्य। ये आपके जो 4 सप्तक हिंदी में प्रकाशित किए गए हैं, चारों सप्तक के कवियों को मैंने यहाँ दे दिया है। अब आगे देखते हैं तार सप्तक 1943 ईस्वी, इसके जनक जो हैं, मैंने तार सप्तक के जनक हैं अज्ञेय। अब याद करने का ट्रिक क्या है, वो जो मैंने पहले स्क्रीन पे दिया, ये 7 कवि हैं। इन 7 कवियों को याद करने का जो ट्रिक है आपके सामने है। अमूने गिरा प्रभा, अमूने गिरा प्रभा। अ से हो गए अज्ञेय, मुँह से हो गए मुक्तिबोध, ने से हो गए नैमी चंद्र जैन, गी से हो गए गिरजा कुमार माथुर, रा से हो गए रामविलास शर्मा, प्र से हो गए प्रभाकर माचवे, भा से हो गए भारत भूषण अग्रवाल। ये मैंने ट्रिक के माध्यम से दिया। आप हमेशा ऐसे भी याद कर सकते हैं, अमूने गिरा प्रभा, अमूने गिरा प्रभा। आप इसको याद चलते फिरते याद कर सकते हैं। अ से हो गए अज्ञेय, मुँह से मुक्तिबोध, ने से नैमी चंद्र जैन, गी से गिरजा कुमार माथुर, रा से जो है रामविलास शर्मा, प्र से प्रभाकर माचवे, भा से भारत भूषण अग्रवाल। अमूने गिरा प्रभा, आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी, इस सप्तक के भी जनक अज्ञेय हैं। इन कवियों को याद करने का ट्रिक आप देखते हैं। इस दूसरे सप्तक के कवियों को याद करने का ट्रिक है धर्मवीर और शमशेर शकुंतला का हरण करके भागे। धर्मवीर और शमशेर शकुंतला का हरण करके भागे, ये मैंने ट्रिक बनाया है। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। दूसरे सप्तक के कवियों को याद करने का ये ट्रिक है कि धर्मवीर और शमशेर शकुंतला का हरण करके भागे। धर्मवीर से धर्मवीर भारती, शमशेर से शमशेर बहादुर, शकुंतला से शकुंतला माथुर, ह से हरि नारायण व्यास, र से रघुवीर सहाय, नौ से नरेश मेहता, भागे से हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र।
धर्मवीर और शमशेर शकुंतला का हरण करके भागे। ये माने ट्रिक है। ये ट्रिक से आप जब खोलेंगे इसको तो धर्मवीर से धर्मवीर भारती हो जाएंगे, शमशेर से शमशेर बहादुर हो जाएंगे, शकुंतला से शकुंतला माथुर हो जाएंगी। हरण, ह से हरिनारायण, र से रघुवीर, न से जो है नरेश मेहता, भागे से भवानी प्रसाद मिश्र। आइए देखते हैं अब तृतीय सप्तक। तृतीय सप्तक का प्रकाशन 1959 ईस्वी में होता है। इसके भी जनक अज्ञेय जी हैं। अब तृतीय सप्तक के कवियों को याद करने का ट्रिक हम देखते हैं। कौन? ये तो कवियों की सूची है। याद करने का ट्रिक ये है। याद करने का ट्रिक ऐसे है। प्रयाग विजय में कीर्ति ने कुंवर सर से केदार के मन की बात कही। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कठिन है लेकिन बड़ा रोचक है। जब चीज़ें समझ में नहीं जब चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो उसके अंदर रोचकता पैदा करके याद करना चाहिए। कह रहा है कि प्रयाग विजय में कीर्ति ने कुंवर सर से केदार के मन की बात कही। प्रयाग विजय में माने प्रयागराज में विजय होता है। प्रयाग विजय में कीर्ति ने कुंवर सर से केदार के मन की बात कही। प्रयाग से हो जाएगा प्रयाग नारायण त्रिपाठी, विजय से हो जाएगा विजय देव नारायण शाही, कीर्ति से हो जाएगा कीर्ति चौधरी, कुंवर से हो जाएगा कुंवर नारायण, सर से हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदार से हो जाएगा केदार नारायण सिंह, मन से हो जाएगा मदन व्यास। ये तृतीय सप्तक के कवियों का याद करने का ट्रिक है। प्रयाग विजय में कीर्ति ने कुंवर सर से केदार के मन की बात कही। प्रयाग विजय में कीर्ति ने कुंवर सर से केदार के मन की बात कही, यानी केदार के मन की बात कुंवर सर से कीर्ति ने प्रयाग विजय में कही। ये याद करने का ट्रिक है। आप देखते हैं चौथे सप्तक। चौथा सप्तक जो है 1979 ईस्वी में प्रकाशित होता है। तृतीय सप्तक के जनक भी अज्ञेय हैं। चतुर्थ सप्तक के कवियों का याद करने का ट्रिक देखते हैं क्या है। ये कवियों की सूची है। याद के ट्रिक क्या है? सुश्री राम ने, ध्यान दीजिएगा, सुश्री राम ने स्वदेशी अवधेश को राजकुमार नंद किशोर से मिलाया। सुश्री राम ने स्वदेशी अवधेश को राजकुमार नंद किशोर से मिलाया। सुश्री राम ने स्वदेशी अवधेश को राजकुमार नंद किशोर से मिलाया। सु से सुमन राजे, श्री से श्री राम वर्मा, स्वदेशी से स्वदेश भारती, अवधेश से अवधेश कुमार, राजकुमार से हो जाएगा राजकुमार, नंद किशोर से हो जाएगा नंद किशोर बने नंद किशोर आचार्य, नंद से हो जाएगा नंद किशोर आचार्य, और किशोर से हो जाएगा राजेंद्र किशोर। जो नंद किशोर में दो चीज़ छुपा हुआ है। नंद से हो जाएगा नंद किशोर आचार्य, किशोर से हो जाएगा किशोर राजेंद्र किशोर। इसलिए ट्रिक है, सुश्री राम ने स्वदेशी अवधेश को राजकुमार नंद किशोर से मिलाया। ये याद करने का ट्रिक है। कुछ विशेष बातें देख लेते हैं। तार सप्तक में प्रथम महिला शकुंतला माथुर द्वितीय से हैं। तार सप्तक में कुल 3 महिला लेखिकाएं हैं, कवित्री हैं। और तार सप्तक में राजस्थान से नंद किशोर आचार्य हैं। तार सप्तक में पति पत्नी गिरजा कुमार माथुर और शकुंतला माथुर हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रिक के माध्यम से याद करें। आपके स्क्रीन पे ये जो 4 सप्तक दिख रहा है, ये चारों सप्तक का प्रकाशन परीक्षा में पूछा जाता है और इन चारों सप्तक से कवियों का पूछा जाता है कि कौन से कवि किस सप्तक के हैं। अगर आप ट्रिक के माध्यम से नहीं याद कर सकते हैं तो आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है इसको जैसे भी हो आप याद करने का प्रयास करिए। ये हर परीक्षा में ये सवाल पूछा जाता है। अब कल के वीडियो में हम चर्चा करेंगे तार सप्तक के जो प्रमुख कवि हैं। ये
साथ साथ जो कवि हैं इन कवियों की रचनाओं में हम चर्चा करेंगे। इनकी रचनाओं में उन रचनाओं पे चर्चा होगी जो परीक्षा या प्रतियोगी परीक्षा में जो सवाल बनते हैं, उन्हीं सवालों पे कल की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के बाद अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए धन्यवाद।